अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक थर्ड पार्ट है सेल का। ठीक है, तो हम अब न्यूक्लियस देखने वाले हैं। न्यूक्लियस ओवल शेप सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है, विद इन अ सेल दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियस एक ओवल शेप सिंगल स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर रहती है, जो जेनेटिक कंटेन या जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखती है। ठीक है, अ स्ट्रक्चर लाइक द सेल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवलप। जो सेल का न्यूक्लियस होता है, जैसे सेल पे एक मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन थी, वैसे ही न्यूक्लियस पे जो मेम्ब्रेन होती है उसे सेल न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेपरेट इट विथ साइटोप्लाज्म, जो कि सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियस कंटेन वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई। ठीक है, जो जो न्यूक्लियस होता है वो एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज रखता है, उसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं, विच प्रोड्यूस राइबोसोम, जो कि प्रोड्यूस करती है राइबोसोम को। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, राइबोसोम ऑर्गन है सेल का। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन सेल हेरिडिटी यूनिट सेल जीन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमारी सेल हेरिडिटी को भी रखता है, यूनिट सेल कॉल्ड जीन्स भी हमें उसे कहते हैं कि हमारे जीन्स न्यूक्लियस में रहते हैं। जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम इज लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए अलोंग विथ सेवरल प्रोटीन्स। ठीक है, जीन्स है जो सिचुएटेड होते हैं ऑन द क्रोमोसोम, और जो ईच क्रोमोसोम होता है वो लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, जो अलोंग विथ सेवरल प्रोटीन्स में होता है, जैसे हिस्टोन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। ठीक है, दो कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है सेल के अंदर और ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीनोम। जो कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जीनोम। जीनोम किसे कहते हैं? वो जहाँ पर हमारा कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। ह्यूमन जीनोम कंटेन 30,000 जीन्स। जो ह्यूमन जीनोम है कंटेन करके रखता है 30,000 जीन्स को। ठीक है, तो इन सब को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे अभी कि न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। अ ग्रुप ऑफ केमिकल of high molecular weight constitute of carbon, hydrogen, oxygen or nitrogen and phosphorus, which carries the genetic information during the replication of cell and the manufacturing of cellular protein। जो ग्रुप होता है केमिकल्स का हाई मॉलिक्यूलर वेट जो कंसिस्ट करके रखता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब सेल का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और वो मैन्युफैक्चरिंग करता है सेल प्रोटीन को। इसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इनटू न्यूक्ली ऑफ सेल। क्योंकि ये फर्स्ट टाइमली डिस्कवर्ड हुई थी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक सेल में। ठीक है, they have a complex structure formed of sugar, phosphorus acid, phosphoric acid, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें शुगर पेंटोज होती है, फास्फोरिक एसिड होता है, नाइट्रोजन बेस प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जो न्यूक्लिक एसिड है उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो टू इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड के, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। ठीक है, ये हाईलाइट कर दी यहाँ पे। अब पहले हम पढ़ेंगे हमारा प्यारा डीएनए। ठीक है, जो कि हमारा सबसे प्यारा और सबसे मुश्किल डायग्राम है, जिसमें हमें ये हेलिक्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स सभी ये
डीएनए को पढ़ने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डीएनए चीज़ क्या है, ठीक है। तो डीएनए को पढ़ेंगे। अ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड। कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड है डीएनए जो हाई मॉलिक्यूलर वेट से बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड आर मेड ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बना हुआ होता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर से। अब वो कौन सा है? पेंटोस शुगर है, ठीक है। और किससे बना होता है? फॉस्फोरिक एसिड से और 1 of 4 बेस से। अब न्यूक्लियोटाइड किससे किससे बना हुआ है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और 1 of 4 बेस, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको पता चल गया। अमंग 4 बेस प्रेजेंट इनटू डीएनए, 2 are purines and the other 2 are pyrimidine, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस किया, ठीक है। तो among 4 बेस प्रेजेंट इनटू द डीएनए, 4 बेस प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं प्यूरिन्स और 2 होते हैं पैरिमिडीन्स, ठीक है। अब जो 2 प्यूरिन्स होते हैं उसमें उसमें कौन कौन से होते हैं? जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, और जो पैरामिडिन होते हैं उसमें होते हैं थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो ये 4 ही होते हैं जिन्हें हम देखते हैं अपना। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से, और टी थायमिन को टी से और साइटोसिन को सी से, ठीक है। एडेनिन ऑलवेज अटैच टू द थायमिन। तो ये हमेशा याद रखना है कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन से अटैच होगा, ठीक है। और जो ग्वानिन है विद साइटोसाइन, ये साइटोसाइन के साथ अटैच होगा हमेशा। तो इनको ऐसे मत कर देना कि ए को एडेनिन को साइटोसिन से कर दिया, थायमिन को ग्वानिन से कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ये हमेशा ही एक दूसरे से इसी फॉर्म में अटैच होते हैं। तो हमें इसे याद रखने के लिए क्या याद करना पड़ेगा? ए और सी और टी और जी, ठीक है। ये सारे बड़े हैं, सबसे छोटे लेटर इन दोनों में ए और सी है। तो हम लोग को ये बस इतना याद रखना है कि एट टीसी के टाइम पे बस इतना याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। एडेनिन, थायमिन, जीसी, जीसी, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, एट जीसी। अब जीसी क्या है? कुछ नहीं है, एक टर्म बना लो, कुछ भी इमेजिन कर लो जी से, ठीक है, कुछ भी इमेजिन कर लो सी से, तो ये फॉर्म आपको याद रहेगा। ये मैंने डायग्राम एक लोगों की तरह बना दी है, इसे 8 चीज़ याद रखो। अकॉर्डिंग वेटसन एंड क्रिक 1953 मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज लाइक डबल हेलिक्स, ठीक है। तो वेस्टन और क्रिक के अकॉर्डिंग 1953 में जो मॉडल आया था, स्ट्रक्चर आया था डीएनए का, वो डबल हेलिक्स था, ठीक है। और आज भी डबल हेलिक्स ही है, जिसे हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं परफेक्टली, ठीक है। द न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज एज 2 लॉन्ग चेन। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अरेंज होती हैं एज 2 लॉन्ग चेन दैट ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और ये ट्विस्टेड होती हैं एक दूसरे के आसपास में, जो डबल हेलिक्स बनाती हैं उस जॉइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि जॉइंट होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर AT एंड CG, ठीक है। जिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है AT और CG का, उनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती है। डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इन is the chemical basic of hereditary unit which carries the genetic information from one generation to another generation।
तो डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो क्रोमोसोम में होता है, एक केमिकल बेसिक हेरिडिटरी यूनिट है विच कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो कि कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए में, ठीक है, तो डीएनए इज अ बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटरी। डीएनए क्या है? एक बेसिक मॉलिक्यूल है हेरिडिटी का। ठीक है, जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब डीएनए इज अ बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी और जीन्स आर बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यहाँ पे मॉलिक्यूल और यूनिट का फ़र्क है खाली। ठीक है, तो इसे हमेशा याद रखना कि जो डीएनए होता है वो बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी होता है, मॉलिक्यूल होता है हेरिडिटी का। जो जीन होता है बेसिक यूनिट होता है हेरिडिटी का। ठीक है, तो मेड ऑफ डीएनए, अब ये जो जीन है ये डीएनए से ही बना हुआ होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड स्टोर, एक्सप्रेस एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है, स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। म्यूटेशन इनटू डीएनए प्रोड्यूस अबनॉर्मल सेल, मैलिग्नेंट सेल। जो म्यूटेशन होता है डीएनए सेल में अबनॉर्मली, उसे हम मैलिग्नेंट सेल कहते हैं। डीएनए फॉर्म आरएनए एंड आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट, nowadays these techniques used in a research, paternity, identification and legal situation for individual identification। आजकल के ज़माने में ये टेक्निक यूज़ होती है रिसर्च पैटर्निटी में, जो कि आइडेंटिफिकेशन में और लीगल सिचुएशन में इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में हमें बहुत मदद करती है। अ स्पॉट ऑफ सीमेन एंड ब्लड इज इनफ फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट का मतलब ये नहीं है कि आपके फिंगरप्रिंट कहाँ पे मिल गए वो आपने उठा ली, नहीं। डीएनए फिंगरप्रिंट में उंगलियां नहीं होती। डीएनए फिंगरप्रिंट में हमारे डीएनए में कोई भी डीएनए थोड़ा सा भी सेल, हमारे सीवन में सेल होता है, हमारे ब्लड में सेल होता है, तो अगर कहीं पे भी ब्लड का स्पॉट बिल्कुल थोड़ा सा भी मिल गया तो इट्स इनफ फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? अ न्यूक्लिक एसिड दैट कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑल लिविंग सेल्स। वो न्यूक्लिक एसिड जो कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस को सारी लिविंग सेल्स के अंदर। आरएनए इज अ सोल न्यूक्लिक एसिड इन सर्टेन वायरसेस। ठीक है, आरएनए क्या है? एक सोल न्यूक्लिक एसिड है जो सर्टेन वायरसेस, इन बहुत सारे वायरसेस के अंदर। ठीक है, एक्सेप्ट फॉलोइंग स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अब इसमें एक्सेप्ट दिया है फॉलोइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर में, आरएनए इक्वल टू डीएनए। ठीक है, बट आरएनए हैज़ अ राइबोस शुगर रेदर देन डीऑक्सी राइबोस शुगर। आरएनए इक्वल है डीएनए के और आरएनए में राइबोस शुगर होता है, राइबोस शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर नहीं होता। ठीक है, और आरएनए हैज़ अ यूरेसिल पिरामिडिन बेस। ठीक है, आरएनए यूरेसिल बेस होती है रेदर देन थायमिन प्रेजेंट इनटू द डीएनए। ठीक है, तो यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर, पिरामिडिन, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। ये इसमें एक एक्सेप्शन है। थायमिन अब्सेंट होता है आरएनए में एंड यूरेसिल अब्सेंट होता है डीएनए में। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है। हमने पीछे डीएनए में यूरेसिल नहीं पढ़ा है पर आरएनए में यूरेसिल होता है। हमने पीछे डीएनए में थायमिन पढ़ा है पर आरएनए में थायमिन अब्सेंट होता है। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड
मॉलिक्यूल है, ठीक है। टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए के कितने टाइप हैं? आरएनए के टाइप हैं, आरएनए मेनली प्रेजेंट इन 3 फॉर्म डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब जो आरएनए है वो 3 फॉर्म में होता है और ये डिटरमाइन होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, जिसे हम एमआरएनए भी कहते हैं। इट फॉर्म्स बाय ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स। ये किससे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स से, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन एक फर्स्ट स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस में, जो सिंथेसिस द मैसेंजर आरएनए, क्योंकि सिंथेसिस करता है मैसेंजर आरएनए को, आरएनए मॉलिक्यूल को, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ डीएनए जीन, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है डीएनए जीन की। इट कैरीज द कोड ऑफ स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंस फ्रॉम द डीएनए। जो एमआरएनए होता है वो कैरी करता है स्पेसिफिक एमिनो एसिड सीक्वेंस को डीएनए से एंड प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड टू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस and present into the DNA present into the nucleus to the cytoplasm protein synthesis. It is a 10 to 20 of total RNA, 10 to 20% of total RNA। जो mRNA होता है वो RNA का 10 to 20% टोटल होता है, ठीक है। अब आता है tRNA। अब हम tRNA की बात करेंगे। tRNA और soluble RNA इसे दोनों ही बोलते हैं। Transfer RNA carries the amino acid group from cytoplasm to ribosome for protein synthesis। tRNA कैरी करता है एमिनो एसिड ग्रुप को साइटोप्लाज्म से टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करना है, इसीलिए ये एमिनो एसिड को tRNA कैरी करता है एमिनो एसिड ग्रुप को, ठीक है। ये भी 10 to 20% होता है टोटल आरएनए का। अब हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा आरएनए कौन सा होता है? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। Ribosomal RNA exists within the ribosome and assist the protein synthesis। Ribosomal RNA exist करता है राइबोसोम्स के अंदर और असिस्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, हमने ऑर्गन्स पे पढ़ा है, सेल ऑर्गन्स में। इट्स 60 to 80% ऑफ टोटल आरएनए। तो आरएनए का 60 से 80% हिस्सा इसी का होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। सेल डिवीजन एक वो प्रोसेस है जिसमें सेल रिप्रोड्यूस करती है खुद को। इट्स टू टाइप, ये दो टाइप की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के टाइप की होती है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है वो सोमेटिक सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, जिसमें कि एक ही सेल अपनी एक डॉटर सेल बनाती हैं, ठीक है। तो डॉटर सेल कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम duplied to an and present cell, and at this present cell the cycle of constitute two major period: interphase and mitotic phase। इंटरफेज और माइटोटिक फेज, ठीक है। जो माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल डिवीजन होता है। इसमें जो डॉटर सेल होती है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड टू एन एज प्रेजेंट रहता है इसमें। जो ये साइकिल होती है वो दो मेजर पीरियड में होती है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज अब हम पहले देखने वाले हैं इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज में क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, समझने में ईजी होगा, ठीक है। इंटरफेज में क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज द सेल replicated its DNA, organs and grew। Interphase again divided into 3 phases, ठीक है। इंटरफेज में क्या होता है कि ये है जो अपने सेल के
सेल को रेप्लिकेट करती है अपने डीएनए को और ऑर्गन को और ग्रो करती है। ठीक है, ये जो है इंटरफेज ये डिवाइड होता है अनदर थ्री फेजेस में। ठीक है, इसको हम कहते हैं G1 फेज, G2 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये इसका सीक्वेंस है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। G1 फेज में क्या होता है, G1 phase replicated most of cell organ needed for cell division। जो G1 होता है वो रेप्लिकेट करता है मोस्ट ऑफ ऑल सेल ऑर्गन्स को जो कि ज़रूरत होती है डिवीज़न के टाइम पे। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन अकर होता है, जिसमें रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए टू न्यू डीएनए फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक डीएनए से वैसा का वैसा एक कॉपी बनेगा। ठीक है, एक पेपर को डाल के हम लोग बोलते हैं ना इसका फोटो कॉपी निकाल दो, तो उसके जैसा एक और रेप्लिकेटेड फॉर्म आ जाता है किसी भी फॉर्म का। ठीक है, तो ये एस फेज में हो गया। G2 फेज में क्या होता है कि एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। G2 फेज में एंजाइम और अदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हम इंटरफेज पढ़ रहे हैं। इंटरफेज 3 फेजेस में बताया है, G1, S फेज एंड G2। ठीक है, G1 में सेलुलर कंटेंट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम एंड डुप्लीकेटेड। ठीक है, एस फेज में क्या है, ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल। और G2 में क्या हो रहा है कि सेल डबल चेक द डुप्लीकेट क्रोमोसोम फॉर एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंटरफेस। इसी तरह अभी माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस में क्या होता है कि इट गेन्स डिवाइडेड इनटू 4 फेज। इट गेन्स डिवाइडेड इनटू 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। माइटोसिस 4 फेज में डिवाइडेड होता है। ठीक है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। ठीक है, अब इनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे आगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, द chromatin granules of the nucleus stain more densely and become organized into the chromosome and nucleus membrane disappear। ठीक है, जो क्रोमोसोम, अभी इसमें थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा हो गया डार्क। ठीक है, जो क्रोमोसोम ग्रेन्यूल्स है कंटेन, जो क्रोमोसोम ग्रेन्यूल्स ऑफ द न्यूक्लियस स्ट्रेन है मोर डेंसली एंड बिकम ऑर्गेनाइज रहते हैं क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं न्यूक्लियस स्ट्रेन में वो मोर डेंसली एंड बिकम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है प्रोफेज के अंदर। अब हम पढ़ेंगे अगला अपना मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो पेयर्ड क्रोमेटिड arrange themselves is an equatorial plan midway between the two centrioles। ठीक है, अभी इन डायग्राम्स में इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैं बता दूं कि पहला जो ये सेल होता है इसमें जो डीएनए होता है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होने लग जाती है। ठीक है ना, इसमें जो ये है डिसअपियर होने लग जाती है सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली। ठीक है, और फिर ये जो क्रोमोसोम और न्यूक्लियस है ये डिसअपियर होने लग जाती है क्रोमोसोम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। फिर प्रोफेज हो गया। अब हम मेटाफेज की समझेंगे। मेटाफेज में क्या बोला है कि जो क्रोमोसोम होते हैं,
जो क्रोमोसोम होते हैं अपने 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो अपने अरेंज हो जाते हैं एक इक्वलेटर प्लान के अंदर। ये क्रोमोसोम है इक्वलेटर प्लान के अंदर अरेंज हो गए, ठीक है। मिडवे के अंदर ऐसे बीच के अंदर सेल के बीच में यहाँ पे ऐसे 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 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये 2 सेंट्रियोल्स के बीच में होते हैं। अब ये तो क्रोमोसोम आ गया अपना, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रियोल आ गया, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रियोल है। ठीक से दिखा दूँ, ये क्रोमोसोम हो गया और ये सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एनाफेज के अंदर मेटाफेज के बाद में है ना, क्या बोल रहे हैं कि एनाफेज क्रोमेटिड, एनाफेज के अंदर बोल रहे क्रोमेटिड नाउ कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स डाइवर्ज एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ सेल, ठीक है। जो एनाफेज होता है, अभी ये इसमें कनेक्ट तो हो ही गया, ठीक है। ये सेंट्रियोल्स के बीच में क्रोमोसोम आ गए। अभी एनाफेज में बोल रहा है कि जो ये क्रोमेटिड होती हैं, इन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं अभी, ठीक है। इन्हें डॉटर सेल कहते हैं और ये थोड़ा सा खींचने लग जाता है, ठीक है। अभी ये सेंट्रियोल एक यहाँ पे है, एक सेंट्रियोल यहाँ पे है, और यहाँ पे अपने ये क्रोमोसोम निकल रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ चार चार बन गए थे ना, एक दूसरे कॉपी बना ली थी इन्होंने प्रोफेज के अंदर, है ना, मेटाफेज के अंदर, ठीक है। तो अभी इसमें ये अलग अलग होंगे और इससे हम अपोजिट पोल में जब ये डाइवर्स होंगे, ठीक है, तो ये एनाफेज में आ जाएंगे। फिर आएंगे टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज में क्या है, टीलोफेज में क्रोमोसोम एट ईच पोल अंडरगो चेंज दैट आर रिवेंज ऑफ डेज इन प्रोफेज, so chromosome again become into the chromatin form and nuclear membrane form, ठीक है। टेलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम जो होते हैं वो हर एक पोल में चले जाएंगे और फिर जो रिवर्स ऑफ दिस इन प्रोफेज वापिस प्रोफेज में जाने लग जाएंगे। सो क्रोमोसोम अगेन बिकम इन क्रोमोसोम फिर से क्रोमेटिन बन जाएंगे और अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है फिर से बनने लग जाएगा, ठीक है। ये माइटोसिस का यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी ये हमने सिर्फ एक ही में पढ़ा था, ठीक है। याद रखना कि माइटोसिस इंटरफेस के अंदर आया है, क्योंकि इंटरफेस माइटोसिस के अंदर इंटरफेस और माइटोटिक फेज आया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गई। अभी हम पढ़ेंगे मियोसिस। माइटोसिस तो इजी है, अब हम मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस एक रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। इसमें अपनी अपनी बॉडी की नॉर्मल सेल्स नहीं आती हैं, इसमें रिप्रोडक्शन सेल्स आती हैं। डॉटर सेल्स कंटेक्ट द हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड आर प्रेजेंट सेल, ठीक है। मैं हाईलाइट करते चलती हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा मियोसिस जो है इसमें डॉटर सेल्स कंटेन द हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम haploid as per parent cell. It occur during production of gametes like sperm and egg, ova and sperm, ठीक है, into the gonads के अंदर जब ओवमस पर गैमेट्स प्रोडक्शन होता है, इस टाइम पे ये मियोसिस अकर होता है। मियोसिस द इंटरफेस फेज सिमिलर टू मियोसिस, जो इंटरफेस फेज होती है वो सिमिलर होती है मियोसिस के, बट अनलाइक माइटोसिस मियोसिस अकर इनटू 2 सक्सेसिव स्टेजेस। बट जो माइटोसिस मियोसिस अकर होता है वो
दो सक्सेसिव स्टेज के अंदर होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट विद द सेल ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस फर्स्ट जो स्टार्ट होता है उसमें पहले क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड होता है 2n होता है, एंड एंड्स विद द सेल ऑफ हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और फिर ये एंड होता है सेल के क्रोमोसोम के हैप्लॉयड होने तक। ठीक है। ड्यूरिंग मियोसिस सेकेंड के दौरान टू हैप्लॉयड सेल्स डिवाइडेड टू फॉर्म फोर हैप्लॉयड सेल्स। जो दो हैप्लॉयड सेल्स होती हैं वो अगेन डिवाइडेड हो जाती हैं फोर हैप्लॉयड सेल्स के अंदर। ठीक है। फिर इनमें सारे में सिंगल सिंगल न्यूक्लियर आ जाता है। ठीक है। ये अपना सेल डिवीज़न हो गया। थैंक यू। बाय।